अशोक के किस शिलालेख में पशु हत्या की निंदा की गई है? ये अशोक के शिलालेखों से क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा और ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है। इसी तरह का एक क्वेश्चन आरओ के पेपर में भी पूछा गया था और अक्सर करके अशोक के शिलालेखों, स्तंभलेखों या गुहा लेखों से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें जितने भी शिलालेख इनके महत्वपूर्ण हैं वो सभी हमें स्टडी करने हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आपके सामने है और अगर आपको इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। अशोक के किस शिलालेख में पशु हत्या की निंदा की गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में और इसका आंसर अगर आपको नहीं पता तो इसका आंसर पहला है, यानी कि पहले शिलालेख में जो है अशोक ने पशु हत्या की निंदा की है। तो स्वागत है दोस्तों तेजस मंत्रा में आपका फिर से एक बार मैं अमन आपका स्वागत करता हूं और आज की क्लास में हम लोग इतिहास की जो हमारी सीरीज़ है इसमें हम लोग मौर्य काल हमने शुरू किया हुआ है। इससे पहले की 2 वीडियोस में मैं बिंदुसार के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बता चुका हूं और आज उसी कड़ी में अगली वीडियो अशोक के बारे में मैं लेकर आया हूँ। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था इस तरफ, तो इधर हिस्ट्री में मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब आपको वीडियो जो है रेगुलर मिलेंगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमें अशोक के बारे में पढ़ना है। अशोक के बारे में जो क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, इनके स्तंभ लेख, शिलालेख से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी एक सबसे बड़ी घटना जो इनके जीवन में हुई थी वो था कलिंग पर आक्रमण करना। तो कलिंग के बारे में भी समझेंगे, कलिंग पर आक्रमण कब हुआ था, तो इनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अशोक के बारे में, कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में। तो देखिए अशोक, जिनको हम द ग्रेट अशोक भी बोलते हैं, इनके बारे में कुछ बेसिक बातें, यानी कि इनके फादर कौन थे, जैसे कि आपको पता ही है। इनके जो पिता थे वो थे बिंदुसार। इनके पिता कौन थे? बिंदुसार इनके पिता थे। इनकी माता का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इनकी माता का नाम था सुभद्रांगी। सुभद्रांगी यानी कि बिंदुसार की पत्नी थी सुभद्रांगी, ठीक है। चलिए अब एक्चुअली में अशोक की पत्नी के बारे में भी कई बार थोड़ा डीप क्वेश्चन अगर बनाना चाहें एग्जामिनर, और बना हुआ है कि आपसे पूछते हैं कि कुणाल किसके पुत्र थे। कुणाल जो है अशोक के पुत्र थे, लेकिन जो उनकी रानी थी, उनकी यानी कि कुणाल की जो माता थी, उनका नाम कुछ और है। तो इनकी 3-4 रानियां हैं जिनके बारे में अक्सर करके क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए जो मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ ये दिव्यावदान के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। जो डेटा हम लोग पढ़ रहे हैं ये दिव्यावदान जो कि एक कृति है, इसके द्वारा ये हमें सारा का सारा डिटेल वहाँ से मिला है ना। सुभद्रांगी के बारे में भी, अशोक के पिता के बारे में भी, अशोक के परिवार के बारे में। तो अशोक की एक पत्नी है जिनका नाम है रानी की वाव, आपने सुना होगा है ना, रानी की वाव। इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं, रानी की वाव, सॉरी रानी का अभिलेख, वाव नहीं, रानी का अभिलेख, ठीक है। रानी का अभिलेख जो है एक्चुअली में ये है कहाँ पर? पहले तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो रानी का अभिलेख है इसको इलाहाबाद अभिलेख भी कहा जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इलाहाबाद अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है और इसमें इलाहाबाद अभिलेख इसको कहा जाता है, इसको कौशाम्बी अभिलेख भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं इसके, हम आगे देखेंगे एक एक करके। फिलहाल आप याद रखिए कि रानी का जो अभिलेख है इलाहाबाद अभिलेख को ही कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अशोक की एक रानी थी कारुवासिकी, क्या नाम था? इनकी पत्नी थी कारुवासिकी, कारुवासिकी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अशोक के किस अभिलेख से उनकी पत्नी का नाम कारुवासिकी पता चलता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इलाहाबाद अभिलेख है वो कारुवासिकी के बारे में वहाँ पर हमें पता चलता है। तो कारुवासिकी जो है वो अशोक की पत्नी में से एक है, पत्नियों में से एक है, ठीक है। और बात करें अगर हम लोग, इनकी एक पत्नी का नाम देवी भी बताया जाता है। इनकी एक पत्नी थी देवी, और देवी जो पत्नी थी इनकी, यहीं से इनके 2 संतानों का जिक्र मिलता है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक इनके पुत्र का नाम था महेंद्र और इनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा, ठीक है, संघमित्रा। ये पुत्र थे इनके और ये पुत्री थी जिनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था अशोक के द्वारा। अगर हम बात करें इसके बाद तो इनकी कई जगह पर एक पत्नी का नाम मिलता है आपका पद्मावती। और आप सोचेंगे पद्मावती यहाँ पर कैसे आ गई? ये पद्मावती भी अशोक की रानियों में से एक हुआ करती थी, ठीक है ना, पद्मावती। और अच्छा एक नाम और आपको याद रखना है, असंधिमित्रा, है ना। असंधिमित्रा इनकी पटरानी का नाम हुआ करता था, असंधिमित्रा, राइट। तो असंधिमित्रा जो थी इनकी पटरानी हुआ करती थी। पटरानी मतलब इनसे शादी नहीं होती थी लेकिन वो पत्नी की तरह रहा करती थी, ठीक। तो पद्मावती से इनका एक संतान उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था कुणाल, जिसकी मैं बात आपसे कर रहा था कि इनके एक पुत्र का नाम कुणाल है। तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कुणाल अशोक की किस पत्नी से उत्पन्न हुए थे, तो आप बता सकते हैं पद्मावती। तो देवी हो गया, कारुवासिकी हो गया, असंधिमित्रा हो गई, पद्मावती हो गई, ये सब जो थी अशोक की रानियों में से एक मानी जाती हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं अशोक के बारे में। देखिए
अशोक ने जो अपना शासन संभाला था वो 273 से संभाला था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है कि अशोक ने सिंहासन कब से संभालना शुरू किया, तो 273 एक आंसर आता है, और दूसरा एक 269 भी आपको देखने के लिए मिलेगा, 269, ठीक है, राइट। तो अब ये क्या कहानी है समझिएगा ध्यान से। देखिए अशोक को जो सिंहासन मिला था, अशोक को जो सिंहासन मिला है, ये इनको मिला था सिंहासन जो इनको मिला था ये 273 BC में ही मिल गया था, लेकिन गृह युद्ध के चलते इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था, है ना, जो राज्य अभिषेक इनका हुआ वो जाकर हुआ था 4 साल के बाद, यानी कि 269 BC में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि इनके यहाँ पर जब इन्होंने सिंहासन संभाला, इनकी जब गद्दी संभाली बिंदुसार की मृत्यु के बाद, तो यहाँ पर इनको गृह युद्ध का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते इनका जो राज्य अभिषेक हुआ वो 4 साल रुक कर हुआ था, इनके 4 साल डिले हुआ था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ और बातें समझते हैं अशोक के बारे में। देखिए अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, राइट, क्योंकि अशोक इतिहास में, भारतीय इतिहास में पहले ऐसे शासक रहे जिन्होंने अपने आदेशों को या विचारों को, हम कह सकते हैं, इनको शिलालेखों में गुदवाया, ठीक। तो पहली बात इनके बारे में आपको क्या याद रखनी है कि अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, शिलालेखों का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, इनके शिलालेखों में इनको प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें अशोक के बारे में, जो आपको याद रखनी है कि इनका जो अशोक की बात करते हैं, तो अशोक के जब इन्होंने सिंहासन संभाला था, है ना, सिंहासन संभालने के या गद्दी पर बैठने के, सिंहासन के, है ना, लगभग आप बात कर सकते हैं 73, लगभग 8 सालों के बाद, है ना, 8 वर्षों के बाद, 8 वर्षों में ही इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में, क्योंकि कलिंग का जो आक्रमण है, कलिंग पर आक्रमण किया था, ये घटना जो है अशोक के जीवन से बहुत गहरी जुड़ी हुई है। कलिंग पर आक्रमण किया गया, ठीक है। तो कलिंग पर आक्रमण किया गया, चलिए ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या माना जाएगा, 261, क्या माना जाएगा, 261 BC। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, यू हैव टू लर्न दिस, क्योंकि आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि कलिंग पर आक्रमण अशोक ने कब किया था, है ना। सिर्फ आक्रमण ही नहीं किया, उसको जीता भी था। यहीं से इनका मन परिवर्तन हुआ और ये शैव धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में चले गए थे, ठीक है। इसी घटना के बाद, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसी घटना के बाद अशोक जो है वो, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म अपना लिया था, और सिर्फ अपना ही नहीं, उसका प्रचार प्रसार भी बहुत किया, ठीक है। इसी से अगली बात आप याद कर सकते हो, इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को, इनकी पुत्री थी जो संघमित्रा और पुत्र जो महेंद्र थे, इनको श्रीलंका भेजा था। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका भेजा किस चीज़ के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, धर्म प्रचार के लिए। अब धर्म प्रचार किस चीज़ का, बौद्ध धर्म का, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये बात भी क्वेश्चन बनती है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक किस धर्म के अनुयायी थे, तो इसको आप शैव धर्म भी कह सकते हैं, ब्राह्मण धर्म भी कह सकते हैं, दोनों ही सेम माना जाएगा, है ना। तो क्योंकि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी, बिंदुसार का सपना था, ठीक है, कि जितना भी सीमा थी उस समय मौर्य साम्राज्य की, बिंदुसार के समय में उनका ये मानना था, उनका सपना था ये दिग्विजय होने का। दिग्विजय का मतलब होता है जिसका साम्राज्य बहुत फैला हो। अशोक ने भी सॉरी उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन यहाँ से कई बार ऐसे भी आ जाता है कि अशोक का कलिंग पर आक्रमण करने का मेन कारण क्या था। तो देखिए, इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं था। एक्चुअली में जब भी आप मगध साम्राज्य की लोकेशन देखें और साउथ में अगर जाना होता था तो बीच में एक जगह पड़ती है जो आज का उड़ीसा है ना। तो जो कलिंग
हम लोग कलिंग की बात कर रहे हैं, ये उसी समय दक्षिणी बिहार आप कह सकते हो, या फिर आज का उड़ीसा जहाँ पर पड़ता है, तो वहाँ पर कलिंग साम्राज्य हुआ करता था। तो अशोक ने कई बार ये चीज़ नोटिस की कि जब भी वो आक्रमण करने जाएंगे, मान ले जाते हैं दक्षिण की तरफ, तो बीच में कलिंग पड़ता है। तो कलिंग उस समय, चूँकि इससे पहले हम बात करें तो नंद वंश के जो महापद्म नंद थे, उन्होंने कलिंग साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, यानी कि मगध में मिला लिया था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ही क्या हुआ कि जो कलिंग का जो साम्राज्य था वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित उन्होंने कर दिया था। तो इसी चीज़ को देखते हुए अशोक ने ये सोचा कि अगर हम दक्षिण में आक्रमण करने जाएंगे तो बीच में जो ये कलिंग है, यानी कि जो उड़ीसा है आज का, इसके जो राजा हुआ करते थे, उनका खतरा अशोक को रहता था। तो ये भी था। दूसरा, कलिंग भी कई बार जो है मगध साम्राज्य को चैलेंज करता था। तो इस चीज़ को निपटने के लिए अशोक ने फाइनली डिसाइड किया लगभग 261 BC के आसपास कि ये घटना है कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है ना। और के बाद आपको अशोक के बारे में बेसिक याद रखनी है। आपको एक बात और याद रखनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, या नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, कि जो अशोक थे, अशोक ने, ऐसा कहा जाता है कि श्रीनगर कौन सा, जो आपका कश्मीर वाला जो श्रीनगर है ना, श्रीनगर जो कि कौन सा वाला है, कश्मीर वाला, ये जो है अशोक ने ही बसाया था, अशोक ने बसाया था। अच्छा, अब ये बात कहाँ कही गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो याद रखिएगा, ये जो जानकारी हमें मिली है ये राजतरंगिणी से मिली है। किससे? राजतरंगिणी, जो कि किसकी रचना है? कल्हड़ की। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा सीधा आता है, राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो कल्हड़ की। तो राजतरंगिणी में बताया गया है कि जो श्रीनगर है कश्मीर का, वो अशोक ने ही बसाया था। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अशोक के सिंहासन के 8 वर्षों बाद कलिंग पर आक्रमण किया, ये भी बात इंपॉर्टेंट थी। ठीक है ना। चलिए, ये तो होगी अशोक की कुछ बेसिक बातें, उनके परिवार के बारे में, उनके पिता माता और उनकी पत्नियों के बारे में, उनके बेटे के बारे में। अब बात करते हैं जो मेनली अशोक से पूछा जाता है, वो है उनके शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख के बारे में। पहले थोड़ी सी उनके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके उनके अभिलेखों या शिलालेखों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। चलिए, तो देखिए, जो सबसे पहली बात ये है कि अशोक के जो शिलालेख हैं, इनको जनक कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो पहली बात तो ये है कि शिलालेख, स्तंभलेख या गुहालेख, ये होता क्या है? तो देखिए, जो स्तंभलेख होता है या अभिलेख जो होता है, शिलालेख जिसको बोलते हैं, शिला का मतलब होता है पत्थर और लेख का मतलब होता है लिखना। तो अशोक ने एक प्रथा शुरू की, क्या कि जो भी उनके विचार थे या जो भी शासन आदेश हुआ करते थे, वो पत्थरों पे जो है उसको गुदवाया करते थे। राइट। यानी कि पहले क्या होता था कि शासन आदेश को दिया जाता था तो वो सिंपली जो है बोल दिया जाता था, लेकिन अशोक ने क्या किया, उसको इतिहास में दर्ज करने के उद्देश्य से, ताकि आने वाली जनरेशन जो है, अशोक के बाद जो आने वाली जनरेशन है, वो उस चीज़ को फॉलो करे जो अशोक ने स्टार्ट किया था। तो अशोक इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए जो शिला होती थी, यानी कि जो स्टोन होते थे, उसको गुदवा कर अपने शासन आदेश लिखवाया करते थे। राइट। दूसरा, एक और वजह ये भी थी कि जो शासन आदेश पत्थरों पे गुदा करते थे, उनको इतिहास की महत्वता देने के लिए अशोक ने ये भी माना जाता है कि किया था। इसीलिए ये जो प्रथा शुरू की थी अशोक ने ही की थी, इसलिए इनको शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए, अगर हम बात करें जो अभिलेख हैं इनके, उनको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ठीक है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक होता है शिलालेख, इसको इंग्लिश में रॉक एडिक्ट्स कहा जाता है, शिलालेख। ठीक। एक होता है स्तंभलेख, स्तंभ मतलब होता है पिलर, स्तंभलेख। ठीक है। और एक होता है गुहालेख, गुहा का मतलब होता है गुफा, गुहालेख। ठीक है। तो वैसे तो अगर हम बात करें, शिलालेखों की संख्या जो बताई गई है वो 14 है, 14 है। स्तंभलेखों की संख्या जो बताई गई है वो 7 है, और गुहालेख जो है वो मेनली 3 बताई गई हैं। तो इन 14 और 7 और 3 इनके नंबर भी आपको याद रखना है। मेनली इसका नंबर आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनका नंबर कितना है, तो आप 14 बताएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे भी इनको क्लासीफाई किया गया है, शिलालेखों को 2 भागों में बांटा गया है, एक होते हैं वृहद और एक होते हैं लघु। तो उतना डीप हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन 14 शिलालेखों के बारे में एटलीस्ट उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग जरूर देखेंगे और इनके बारे में डिटेल समझेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि अशोक की शिलालेख, अशोक के जो अभिलेख थे, इनकी लिपि क्या थी? लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट, है ना। लिपि क्या थी? तो लिपि इनकी जो थी वो मानी गई है 4 तरह की, यानी कि भाषा की बात करें, स्क्रिप्ट मतलब भाषा, स्ट्रक्चर। तो इनकी जो अभिलेख मिले हैं वो 4 भाषाओं में मिले हैं। एक है आपके प्राकृत भाषा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है ब्राह्मी लिपि मिली है ना, ब्राह्मी लिपि मिली है। एक आपको खरोष्टी मिली है, यहाँ पर खरोष्टी भाषा, जो कि उल्टा लिखा जाता है, जैसे उर्दू लिखी जाती है इस तरह से लिखी जाती है। यूनानी भाषा भी मिली है, यूनानी भाषा में भी इनके अभिलेख
हासिल हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और एक है आपका खरोष्टी हो गया, ब्राह्मी हो गया, प्राकृति हो गया, यूनानी भाषा हो गया, और एक अरमाइक की भी मिली है, अरमाइक भाषा, अरमाइक लिपि कह सकते हैं आप। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, यहाँ से आपसे पूछेंगे कि अशोक के जो अभिलेख हैं इनमें से किस भाषा में नहीं मिले हैं। तो नहीं मिलेगा तो आंसर तब निकाल सकते हैं आप जब आपको ये पता होगा कि किस में मिले हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक तो प्राकृत, सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो अभिलेख हैं सबसे ज़्यादा जो अभिलेख अशोक के मिले हैं वो प्राकृत भाषा या ब्राह्मी भाषा आप कह सकते हैं। और खरोष्टी से ज़्यादा नहीं मिले हैं, 2 ही मिले हैं। अरमाइकी से भी 1 या 2 ही मिले हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट है। मेनली जो भारत में मिले हैं वो आपके प्राकृत और ब्राह्मी भाषा के मिले हैं। खरोष्टी जो है आपकी, ये पाकिस्तान वाले तक्षशिला का जो एरिया था, है ना, तक्षशिला में जो इनके अभिलेख मिले वहाँ से। अरमाइक की अगर बात करें तो अरमाइक मिला है आपको अफगानिस्तान यानी कि काबुल वाले इलाके में, है ना, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान या काबुल का इलाका आप कह सकते हो। और यूनानी तो आपका यूनानी में ही मिला है, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है कि अशोक के जो अभिलेख थे, जो स्क्रिप्ट थी उनकी, है ना, वो सबसे पहले इनको डिकोड करने में सफलता किसको मिली थी। तो याद रखिएगा 1837 में एक पर्सन हुए जिनका नाम था प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप इनका नाम हुआ, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। जेम्स प्रिंसेप द्वारा सबसे पहले इसको पढ़ा गया, ठीक है। तो ये पहले पर्सन थे जो डिकोड कर पाए अशोक के शिलालेखों को, ठीक है। तो ये इनके अभिलेखों के बारे में कुछ बेसिक बात थी। अब हम बात करेंगे शिलालेखों की, ठीक है। कौन कौन से शिलालेख 14 हैं और कौन से स्तंभ लेख हैं और कौन से गुहा लेख हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे अशोक के जो शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे और गुहा लेख थे, इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिलालेखों। तो शिलालेख जो है, पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये 14 थे, है ना, कितने थे, 14 थे। तो 14 के 14 तो आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने लिख तो 14 के 14 दिए हैं आपके सामने, और कोई याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको किस तरह से इसको याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जो है वो पशु हत्या की निंदा यहाँ पर की गई है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि पशु हत्या की जो निंदा की गई है अशोक के किस शिलालेख में की गई है, तो आप आंसर क्या करेंगे, पहला तो आप वैसे भी याद कर लेंगे। दूसरा चिकित्सा का मतलब यहाँ पर क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट। अब ये मेडिकल ट्रीटमेंट की जो बात हो रही है ये लोगों के लिए हो रही है ना। जैसे कि अगर हम बात करें जो जैसे हमारे यहाँ पर सरकारी अस्पताल होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर अशोक ने कहा। अच्छा, ध्यान रखिए इस बात को, जितनी भी बातें लिखी हुई हैं 14 शिलालेखों में, ये किसके लिए लिखी गई हैं, ये अशोक के जो अधिकारी हुआ करते थे उनके लिए लिखा गया है। और ये आप कह सकते हैं कि ये शासन आदेश है, एक तरीके से ये शासन आदेश है। तो शिलालेखों को शासन आदेश भी कहा जाता है, ठीक। तो चलिए, सेकंड नंबर पे है चिकित्सा, और थर्ड नंबर पे है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य का दौरा करना है। किसको करना है, जो उस समय राजू को हुआ करते थे, या प्रशासनिक अधिकारी जो हुआ करते थे, उनको अशोक ने आदेश दिया था, लिखवा रखा था कि प्रत्येक 5 साल में जो उनके अधिकारी होंगे या जो उनके राजा होंगे, जो महामंत्री होंगे, जो मंत्री होंगे, वो लोग प्रजा में जाएंगे और वहाँ पर जाकर अनुशासन के साथ क्या करेंगे, अनुसंधान करेंगे, प्लस लोगों के बीच में रहकर उनसे बात करेंगे कि क्या समस्याएं उनकी आ रही हैं। तो शुरू के 3 याद रखें। पहले पशु हत्या की निंदा की गई है, दूसरे नंबर पर चिकित्सा की बात की गई है, तीसरे नंबर पर प्रत्येक 5 वर्ष में दौरे की बात की गई है, यानी कि प्रजा के बीच में जाने की बात की गई है। फोर्थ नंबर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, धर्म नीति का विचार। अब समझिएगा ध्यान से, जो 14 शिलालेख हैं उसमें आपको ये 2 जगह मिलेगा, एक तो 3 जगह मिलेगा धर्म नीति से संबंधित, जो आपको याद रखना है। एक तो चौथे नंबर पे मिलेगा यानी कि 14 शिलालेख में क्या बताया गया है, धर्म नीति का विचार रखा गया है। देखिए, समझिएगा ध्यान से। तो अगर हम चौथे की बात करेंगे तो यहाँ पर धर्म नीति का विचार की बात की गई है। उसके बाद हम जब आएंगे तो आप देखेंगे 10वें नंबर पर, देखिए 10वें नंबर पर, उसके बाद 11वें नंबर पर, यानी कि 4th, 10 एंड 11 ये जो शिलालेख हैं अशोक के, एक ही चीज़ के ऊपर बल देते हैं। सबसे पहली बात, चौथे में क्या कहा गया है कि धम्म नीति का विचार रखा जाए, लोगों में धम्म नीति को डाला जाए, यानी कि लोगों को, धम्म का मतलब होता है धर्म नीति का विचार, जो कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो धम्म नीति का विचार आया चौथे नंबर पे। 10वें में क्या कहा गया है कि धम्म नीति सबसे श्रेष्ठ है, इस बात पर बल दिया गया है, ठीक है। तो चौथे में धम्म नीति का विचार आया
और फिर उसके बाद 10वें में क्या कहा गया है कि ये श्रेष्ठ है, धम्म नीति श्रेष्ठ है। और 11वें नंबर पर धम्म नीति की व्याख्या की गई है। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, आप ये ध्यान से देखिएगा। पहले अगर उन्होंने ये पूछा है कि धम्म नीति की व्याख्या अशोक के किस शिलालेख में की गई है, तो आंसर क्या होगा, 11 होगा। ठीक, अगर सिर्फ विचार की बात करेंगे तो 4th नंबर पे, और श्रेष्ठता व बल अगर बात करेंगे तो 10वें नंबर पे। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो इसमें से आपका 10वां और 11वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वें में जहां धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है, और 11वें में बताया गया है कि धम्म नीति में क्या क्या होना चाहिए। ठीक, तो व्याख्या धम्म नीति की 11 में और श्रेष्ठता पर बल 10वें में दिया गया है। तो 4, 10 और 11 इनको तो आप एक ही पैकेट में याद करें। आगे चलते हैं 5वें नंबर पर जो है, ये भी 5वां और 6ठा एक साथ याद करें, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। धम्म महामात्यों की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। बताया गया है कि किस तरह से प्रत्येक प्रांत में, या कह सकते हैं प्रत्येक एरिया में जहाँ पर भी धर्म संबंधी बातें होती हैं, वहाँ पर एक महामात्य की नियुक्ति की जाएगी और इनके आदेश के बारे में बताया गया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5वें में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है, और 6ठे में जो ये लोग काम करेंगे, यानी कि जो धम्म महामात्य जो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, इनके आदेश दिए गए हैं कि इनके पास क्या क्या काम होंगे। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि अशोक के किस क्या बोलते हैं शिलालेख में ये कहा है। एक कोट आती है लिखी हुई, उसमें पूछा जाता है कि ये अशोक के किस शिलालेख में कहा गया है। तो कोट क्या था, कोट ये था कि सभी लोगों का, ये अशोक के शब्द हैं जो कि इसमें कहा गया है, सभी लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है। ये अशोक के किस शिलालेख में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है 6ठे में। 6ठे में क्या लिखा गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से। सभी, ये काफ़ी बड़ी कोट थी, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में इतना ही पूछा जा सकता है कि सभी लोगों का हित करना, सभी लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, ये जो कोट थी ये कौन से शिलालेख में मिली है, तो आप बताएंगे 6ठे शिलालेख में मिली है, जहाँ पर धम्म महामात्यों के लिए आदेश लिखे गए थे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है, ये कोटेशन कई बार पूछ ली जाती है। अब बात करते हैं हम लोग 7th में। देखिए 7th का मतलब है, 7th में सहिष्णुता की बात की गई है। तो सहिष्णुता होता क्या, टॉलरेंस पावर। यानी कि अशोक केवल ये नहीं थे कि बौद्ध धर्म अपना लिया था तो बौद्ध धर्म का ही वो मानने वालों को प्रोटेक्शन देते थे, जो अदर धर्मों को भी मानते थे वो उनको भी बराबरी देते थे। तो सहिष्णुता की बात जो की गई है, टॉलरेंस की जो बात की गई है, वो 7वें नंबर पर की गई है। और इसी से मिलता जुलता आपको मिलेगा 12th नंबर का। सहिष्णुता के निवेदन कहा गया। सहिष्णुता यानी कि आपका टॉलरेंस का रिक्वेस्ट किया गया था सभी लोगों से कि सभी लोग एक दूसरे के धर्मों को माने, सभी एक दूसरे के धर्मों का रिस्पेक्ट दें। ठीक है, तो ये बात 12वें नंबर पे की गई है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 7th इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है ना, तो 7 से मिलता जुलता आपका 12वां भी है, तो 7th याद कर लीजिए। सहिष्णुता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है आपका धम्म यात्रा। अब धम्म यात्रा से क्या मतलब है, जैसे लोग आज भी जाते हैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं, या बाकी रिलीजन जो यात्राएं होती है वो लोग करते हैं, है ना, सेक्रेट जो इसको हम बोलते हैं। तो अशोक ने क्या कहा, अशोक ने कहा कि सारी यात्राओं को त्याग कर आप एक यात्रा कीजिए, और उसका नाम क्या दिया, उसको कहा गया धम्म यात्रा। ठीक है, 9th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी समारोह की निंदा की गई है। अब समारोह क्या मतलब होता है इसमें, जैसे कि अब आज भी होता है, शादी होती है तो एक रिसेप्शन होता है, बाकायदा बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। तो अशोक ने इन सभी, जैसे किसी का जन्म हुआ तो आज भी होता है कि कोई पार्टी दे दी जाती है, तो अशोक ने इन चीज़ों की निंदा की। उन्होंने कहा कि जितने भी समारोह किए जाते हैं इनको, ये सब व्यर्थ हैं, ये सब किसी काम के नहीं है। तो इसकी निंदा की गई है 9th में। तो 9 से 9 याद कर लीजिए। नो होता है ना, NO, नो, मना किया गया किस चीज़ के लिए, फंक्शंस वगैरह के लिए। 10th बता चुका हूँ, 12 बता चुका हूँ। अब लास्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है वो आपका यही वाला है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख से मिलता है। तो आप बताएंगे शिलालेख नंबर जो 13वां है, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में सारा वर्णन किया गया है कि कलिंग युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि जब अशोक ने आक्रमण किया था तो लगभग 1.5 लाख के आसपास जो लोग थे उनको कैद कर लिया गया था, और लगभग 1 लाख से ऊपर के लोगों की यहाँ पर हत्या की गई थी, यानी कि नरसंहार किया गया था। और ये सारा का सारा जो सिनारियो था अशोक के सामने ही हुआ था। और यहीं से अशोक ने जब अशोक ने कलिंग को जीत लिया, तो मौर्य साम्राज्य की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मौर्य साम्राज्य की जो सीमा थी वो बिहार तक तो पहले ही थी, यानी कि उड़ीसा तक भी जो है पूर्वी सीमा जो थी मौर्य साम्राज्य की वो काफ़ी एक्सटेंड हो गई थी, और इसकी राजधानी भी तोसली बनाई गई थी बाद में, वो अलग चीज़ थी। तो कलिंग युद्ध में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, किस तरह से अशोक ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि इतने लोगों का नरसंहार किया गया मेरे द्वारा, यानी कि अशोक के द्वारा, तो अशोक को ये चीज़ें काफ़ी विचलित कर गई, और यहीं से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये इसके 13 यानी कि अशोक के जो 13वां शिलालेख है इसमें
वर्णित किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कई बार क्वेश्चन ज़्यादा शिलालेख से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन जो बनता है वो कलिंग युद्ध से ही बनता है कि अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन हमें मिला है, तो आप बताएंगे 13 नंबर का। 14 नंबर में क्या कहा गया कि धार्मिक जीवन पर जीने पर बल दिया गया है, यानी कि बताया गया है लोगों को अशोक के द्वारा कि धार्मिक जीवन आप व्यतीत करें, धार्मिक जीवन को व्यतीत करें। आप किसी भी धर्म को मानते हो लेकिन धर्म के अकॉर्डिंग चलें, अपने धर्म को मानने के साथ साथ दूसरे धर्म की भी हम रिस्पेक्ट करें। तो ये अशोक ने अपने 14th में बताया, 14th शिलालेख में बताया। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, एक तो पहले दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही हैं आपके, ठीक है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं इनके, एक छोड़ देते अगर छोड़ दें तो, बाकी अगर फिर भी इसमें से भी अगर इंपॉर्टेंट देखना चाहते हैं तो एक तो आपका फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका 5th और 6th इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा आपका जो है कलिंग युद्ध, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से कम आपको ये 3 या 4 तो बिल्कुल याद होने चाहिए। तो ये तो हो गए शिलालेख, यानी कि पत्थरों पे जो गुदवाया गया था शासनादेश। अब हम बात करते हैं स्तंभलेख। स्तंभलेख क्या होता है? पिलर्स, बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, उस पर जो चीज़ें लिखवाई गई हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। इनका जो नंबर है वो 7 है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इनका नंबर कितना है? 7 है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, इनके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरठ स्तंभलेख की। तो मेरठ स्तंभलेख, पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा कि मेरठ स्तंभलेख का संबंध किससे है? तो अशोक से है। और मेरठ का जो स्तंभलेख था ये उस समय मेरठ में था, लेकिन आज की तारीख की बात करें तो आज ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। अब सवाल दूसरा यहाँ से ये बन जाता है कि दिल्ली में इसको कौन लेकर गया था? तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक लेके गए थे। कौन लेके गए थे? फिरोज शाह तुगलक। मैं लिख देता हूँ नाम, फिरोज शाह तुगलक। बाद में इसको जो है वहाँ ले गए थे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो है मेरठ स्तंभलेख को मेरठ से उठाकर दिल्ली ले गए थे। उसके बाद टोपरा स्तंभलेख एग्जाम में बहुत आता है कि टोपरा अभिलेख कहाँ था, पहले स्टार्टिंग में कहाँ था? तो आप ये बताएंगे यमुनानगर, हरियाणा, जो कि हरियाणा का एक जिला पड़ता है यमुनानगर, वहाँ पर था। और बाद में ये भी जो है दिल्ली ले जाया गया था, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ये आपको साथ के साथ याद रखना है। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं, कोई छोड़ दिया जाए, क्योंकि सब में कोई ना कोई फैक्ट ऐसा जुड़ा हुआ है जो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं प्रयाग स्तंभलेख। प्रयाग स्तंभलेख जो नाम से पता लग रहा है, प्रयाग स्तंभलेख जो था ये उत्तर प्रदेश के उस समय के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में पड़ता है, और यूपी में आप उसको देख सकते हैं। अगला आपका है लोरिया नंदगढ़ और लोरिया अरेराज। ये दोनों जो स्तंभलेख थे ये उस समय के बिहार में, मतलब उस समय के बिहार में भी थे और आज के भी बिहार में पड़ते हैं। तो लोरिया नंदगढ़ और लोरिया अरेराज, ये दोनों ही स्तंभलेख जो है ये बिहार में है, स्थित हैं। और यहाँ से एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो लोरिया नंदगढ़ वाला है ना, लोरिया नंदगढ़ का जो स्तंभलेख है इसी को अशोक स्तंभ कहा जाता है। अशोक स्तंभ इसी को कहा जाता है, किसको? लोरिया नंदगढ़ को। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पर आपको जो है जो अशोक स्तंभ है वो यहीं से आपको मिला है, अशोक स्तंभ, ठीक, राइट। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यहीं पर आपको मयूर का चिन्ह भी मिला है, मयूर यानी कि मोर, मयूर चिन्ह भी आपको यहीं पर मिला है। और अगर हम लोग बात करें अशोक स्तंभ की, यानी कि नंदगढ़ की, क्या बोलते हैं, लोरिया स्तंभगढ़ नंदगढ़ की बात करें तो अकबर के द्वारा जो है इसको जो है बाद में अशोक स्तंभ के नाम से जाना गया अकबर के टाइम पे, ठीक है ना। चलिए, अरेराज के बारे में इतना याद रखें कि बिहार में है, और लोरिया शब्द से आप पकड़ लेंगे, लोरिया शब्द जो है ये बिहार से रिलेटेड है। अच्छा, दूसरा लास्ट के 6 और 7 जो है ये भी नाम सेम है। इसमें रामपुरवा जगह पड़ती है बिहार के अंदर, वहाँ पर आपको 2 मिलेंगे, एक तो लेखा युक्त और एक लेखा विहीन, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि जगह कहाँ है। तो रामपुरवा जो जगह है ये बिहार में पड़ती है। यहाँ से अगर आप रिलेट करना चाहते हैं, याद करने में आसानी होगी, तो आपको 2 बातें याद रखनी है कि रामपुरवा जो अभिलेख है, जो स्तंभलेख है अशोक का, यहाँ पर जो क्या बोलते हैं स्तंभलेख मिला है, यहाँ पर सिंह यानी कि शेर का चित्रण मिला है। किसका? शेर का चित्रण। इसमें कुछ लिखा नहीं गया, लेकिन शेर का चित्र यहाँ पर मिला है। और रामपुरवा जो लेख विहीन है, यानी कि जिसमें कुछ लिखा नहीं गया है, इसमें कुछ लिखा नहीं गया है, तो लेकिन यहाँ पर एक चित्रण मिला है और वृषभ का चित्रण मिला है। एकमात्र स्तंभलेख है पूरा अभिलेख अशोक की बात करें जहाँ पर वृषभ की चित्रण मिला है। वृषभ मतलब बैल होता है। तो ये आपको कहाँ से मिला है? ये आपको मिला है रामपुरवा का, जो बिहार में पड़ता है। तो ये हो गया स्तंभलेख, मेरठ, टोपरा, प्रयाग, लोरिया नंदगढ़, लोरिया अरेराज, रामपुरवा लेखायुक्त और रामपुरवा लेखा विहीन। एक ही नाम है लेकिन लोकेशन भी सेम ही है, लेकिन साथ इसको काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं, एक जो लास्ट बचा हुआ है आपका वो है गुहा लेख। देखिए, गुहा लेख में ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने वाला। तो गुहा लेख, पहले तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि अशोक की जो गुहा लेख मिली है वो कहाँ मिली है। तो आप एकदम बताएंगे कि ये बिहार में एक जगह पड़ती है, गया, और गया के पास कुछ पहाड़ियाँ पड़ती हैं जिनका नाम है बराबर की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करते हैं। गुहा लेख की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। गुहा लेख, गुहा का मतलब होता है गुफा, ठीक है ना।
इसको गुफा लेक भी कहते हैं, पहाड़ों को काट कर इसको बनाया जाता है, बनाया गया था मतलब उस समय, ठीक है। तो गुहा लेक या गुफा लेक इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें 3 नाम याद रखने हैं। एक तो अच्छा कहाँ पर है, ये आपके गया जिले के, गया जिला पड़ता है, कहाँ पड़ता है आप सबको पता होगा, गया जिला बिहार में पड़ता है। और वहाँ पर आपको मिलती हैं बराबर की पहाड़ियाँ, ठीक है, बराबर की पहाड़ियाँ, वहीं पर ये आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें से मेनली आपको 3 याद रखने हैं, ठीक है। एक तो सुरामा, सुरामा के नाम से है, ठीक है, सुरामा गुहा, ठीक है, सुरामा गुहा। और एक आपको याद रखनी है आपका विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है विश्व झोपड़ी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ये गुहा अभिलेख है अशोक के द्वारा जो बनाया गया था, ठीक है। विश्व झोपड़ी है, सुरामा गुहा है, एक है कर्ण चौपड़ गुहा, कर्ण चौपड़, ठीक है, कर्ण चौपड़, ठीक है, गुहा। ये 3 हैं जो इंपॉर्टेंट है गुहा लेक में। अगर आपसे पूछ लिया जाए सुरामा गुहा, विश्व झोपड़ी या कर्ण चौपड़, ये बराबर की पहाड़ियों में ही है और जो कि आपके बिहार में स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी अभिलेख है अशोक के, जैसे आपने सांची का स्तूप सुना होगा सारनाथ में, ठीक है। इसके अलावा एक नेपाल में जो मिलता है रुम्मनदेई, है ना, रुम्मनदेई का भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कुछ वो भी देख लेते हैं। लघु स्तंभ लेख उनको बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, लघु स्तंभ लेख, तो वो भी देख लेते हैं, फिर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लघु स्तंभ लेख की बात करते हैं। अच्छा, ये लघु क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा 14 जो अशोक के क्या बोलते हैं 7 जो थे वो स्तंभ लेख थे। तो चाहे हम बात करें शिलालेखों की या बात करें स्तंभ लेखों की, ये 2 भागों में बटे हुए हैं, एक तो वृहद और एक लघु। तो मैंने लघु आपको नहीं कराया, लघु एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। वृहद जो हमने पढ़े हैं, इधर के 7 जो पढ़े और इधर के जो 14 पढ़े थे, ये वृहद शिलालेख और वृहद स्तंभ लेख है। लेकिन कुछ लघु आपके जो स्तंभ लेख होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो वो भी हम लोग नहीं छोड़ते, वो भी हम लोग कर लेते हैं एक बार, ठीक। तो लघु स्तंभ लेखों में सबसे पहले है रुम्मनदेई स्तंभ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रुम्मनदेई स्तंभ। ये कई बार एग्जाम में बना हुआ है क्वेश्चन कि रुम्मनदेई रुम्मनी देई है ना, रुम्मिनदेई, थोड़ा नाम अजीब सा है लेकिन रुम्मनदेई, है ना। रुम्मनदेई जो स्तंभ लेख है, पहली बात तो लोकेशन याद से पूछ सकते हैं, तो लोकेशन इसके नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये नेपाल में है और ऐसा कहा जाता है जब अशोक नेपाल की यात्रा पर गए थे, ठीक है, तो जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी, है ना, उसी के आसपास की जगह है। यहाँ पर जो टैक्स था, जो एक टैक्स लगाया जाता था उस समय, बलि कर को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था अशोक के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा जो अदर टैक्स लगते थे वो भी कम कर दिए गए थे। तो रुम्मनदेई जो स्तंभ लेख है, यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि बलि कर को हटाया गया था, कहाँ से, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी बिहार, लुम्बिनी नेपाल में, ठीक। तो वहाँ पर इस बात को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर था, लुम्बिनी था। तो ये इस बात से भी हमें पता लग जाता है, ठीक है। एक तो रुम्मनदेई था जो आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है निगाली सागर, दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो आप, निगाली सागर, ठीक। तो निगाली सागर जगह पूछ लेगा तो नेपाल ही है, बस इसमें कोई खास बात आपको नहीं याद रखनी है। इसके अलावा एक आपको बहुत फेमस है सांची स्तूप, राइट, ये आपने सबने सुना ही होगा सांची स्तूप के बारे में। सांची स्तूप जो है वो आपको कहाँ मिलता है, सांची स्तूप आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश। और एक आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में है सांची स्तूप, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक आपको याद रखना है सारनाथ। सारनाथ आप सभी को पता है कहाँ पड़ता है, ये वाराणसी में पड़ता है और वाराणसी उत्तर प्रदेश में, आप इसको लोकेशन बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सारनाथ हो गया, सांची स्तूप हो गया, और निगाली सागर हो गया, रुम्मनदेई हो गया। अच्छा, एक और है, एक है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद के बारे में आपको बता ही चुका हूँ मैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख है ना, इसी को हम लोग रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख इसको कहा जाता है, जो कि कारुवासकी ने लिखवाया था, गुदवाया था, जहाँ पर मेंशन मिलता है कि अशोक की एक पत्नी का नाम कारुवासकी भी था, ठीक। तो ये थे इसके लघु स्तंभ लेख। और शिलालेखों के बारे में हमने पढ़ लिया, 14 शिलालेख थे। स्तंभ लेख जो वृहद थे वो 7 हमने पढ़ लिए। गुहा लेखों के बारे में हम बात कर चुके हैं, है ना। और इसके अलावा ये वाले जो है ये भी हमने देख लिए। तो इतना एटलीस्ट आपको अशोक के स्तंभ लेख, शिलालेख या फिर अभिलेखों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कीजिएगा। और यस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके एजुकेटिव ग्रुप हैं प्लीज़ उसमें वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर किया कीजिए। उससे होता क्या है कि अगर व्यूज़ या फिर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि यस, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो बस आपको इतना ही करना है, और बाकी हम लोग इतिहास की जो आगे की वीडियोस हैं उसको हम टाइमली लेकर आएंगे आपके सामने। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा बिजी था, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। आपको जो इतिहास या फिर जीएस की जो भी पोर्शन हम लोग करेंगे, बहुत जल्द मैं ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। और लेकिन आपकी इतिहास की वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं जल्दी इतिहास की अगली एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।